नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के 5 युवा नेता के बारे में जानेंगे जो इस समय बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय है और आने वाले समय में बिहार की राजनीति का नेतृत्व करने वाले हैं। ये 5 नाम तो आप जानते ही होंगे: तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, संतोष सुमन और मुकेश सहनी। हम जानेंगे कि ये लोग कैसे अपने अपने फील्ड को छोड़कर राजनीति में आए। जैसा कि आप जानते होंगे, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी थे। हालिया बयान में उन्होंने कहा भी कि आप जानते हैं, विराट कोहली हमारी कप्तानी में खेलते थे और अभी जो भारतीय क्रिकेट टीम है, इनके आधा से ज़्यादा खिलाड़ी हम लोग के साथ खेल चुके हैं। तो यानी उनकी क्रिकेट में अच्छी पकड़ थी, अच्छा वो क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वो क्रिकेट को छोड़कर बिहार की राजनीति में इस समय एक्टिव है। उन्हें अपने पिता श्री लालू यादव की राजनीति विरासत में मिली है। दूसरा नाम चिराग पासवान का है। चिराग पासवान फिल्म इंडस्ट्री में हुआ करते थे, लेकिन वो भी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अभी बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और उन्हें भी उनके पिता श्री रामविलास पासवान की जो राजनीति है विरासत में मिली है। इसके बाद अगला नाम बिहार में इस समय मंत्री संतोष कुमार सुमन, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। संतोष कुमार सुमन गया में प्रोफेसर है, लेकिन वो इस समय बिहार की राजनीति में काफ़ी एक्टिव है और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन्हें भी पिता श्री जीतन राम मांझी की जो राजनीति है विरासत में मिली है। इसके बाद अगला नंबर आता है जो बिहार की राजनीति में इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर, जिसे पूरी देश चुनावी रणनीतिकार के नाम से जानते हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्य के चीफ मिनिस्टर और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2014 में चुनावी रणनीति बना चुके हैं। लेकिन अभी वो खुद अपने चुनाव की रणनीति बना रहे हैं 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर उनकी जो पार्टी है जनसुराज, उसकी स्थापना दिवस भी है। इससे पहले जो हम 3 युवा नेता का नाम लिए, जिसमें तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या फिर संतोष कुमार सुमन, इन तीनों नेताओं को राजनीति विरासत में मिली है अपने फादर, लेकिन प्रशांत किशोर को राजनीति विरासत में नहीं मिली है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 0 से की है। इसके बाद अगला नंबर मुकेश सहनी का है, जो सन ऑफ मल्लाह के नाम से बिहार में फेमस है। मुकेश सहनी भी राजनीति में आने से पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करते थे। मुकेश सहनी को भी राजनीति विरासत में नहीं मिली है, उन्होंने भी अपनी राजनीति की शुरुआत 0 से की है। चलिए हम इन 5 नामों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इन लोगों का चुनावी एजेंडा क्या हो सकता है और कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव का जन्म 19 नवंबर 1989 को गोपालगंज जिले में हुई थी। तेजस्वी यादव की जो शिक्षा है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई, लेकिन वो 8वीं पास ही है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का वोट बैंक बिहार में माने जाते हैं यादव, पिछड़ी जाति और मुसलमान। इनकी संख्या बिहार में 58% है। पिछड़ी जाति बिहार में 27% है, यादव बिहार में 14% है, मुसलमान बिहार में 17% है। इन सबको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये संख्या पहुंच जाता है 58%। इन तीनों जाति पर आरजेडी की अब तक पकड़ मानी जा रही थी, लेकिन अब मुस्लिम जो वोट बैंक है, इस पर प्रशांत किशोर की अच्छी खासी नज़र है। हम आगे उनकी चर्चा करेंगे। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने रणनीति अभी से बनाना शुरू कर दी है और बड़े बड़े घोषणा भी करना शुरू कर दी है। इन सबको देखते हुए तेजस्वी यादव भी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से एक्टिव हो गए और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कार्यकर्ता संवाद यात्रा पूरा कर अभी लौटे हैं और कार्यकर्ता को नई टास्क भी दी। आरजेडी ने अपना प्रेस नोट्स वगैरह जारी कर दी, ये चेतावनी दी कि कोई भी जो कार्यकर्ता है, कोई भी जो आरजेडी का लीडर है, वो प्रशांत किशोर के किसी भी चुनावी रैली या चुनावी सभा में नहीं जाएंगे। इनके चुनावी वादे की बात करें तो इन्होंने चुनावी वादा किया है कि मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे अगर उनकी सरकार आएगी तो। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे बिहार में हर परिवार को। इसके अलावा स्मार्ट मीटर जो बिहार में लगा है, जो स्मार्ट मीटर की समस्या खास करके गांव में काफी देखने को मिली है, तो तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार से स्मार्ट मीटर को हटा देंगे। चौथा जो इनका वादा है कि युवाओं को रोजगार देंगे और 5वां वादा है कि 5 किलो जो अनाज अभी मुफ्त मिल रहा है, तो इस 5 किलो को बढ़ाकर हम 10 केजी कर देंगे अगर हमारी सरकार बिहार में आई तो ये है अभी तक तेजस्वी यादव के मुख्य वादे 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। और ये रहा उनका जातीय समीकरण, यानी कि 58% बिहार की जो जाति है उन पर आरजेडी की पकड़ मानी जाती है। और अब कितना पकड़ रहेगा ये तो 2025 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे, लेकिन अब तक आरजेडी की जो पकड़ है बिहार के पिछड़े जाति, यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर मानी जाती है। दूसरा नाम जो है वो प्रशांत किशोर, जो इस समय बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और पिछले 2 साल से बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल यानी बिहार की यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। आने वाले 2
अक्टूबर को उनकी पार्टी जन स्वराज का स्थापना भी है। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को रोहतास में हुआ। उनकी जो शिक्षा है वो इंजीनियरिंग है और जो प्रशांत किशोर जिस वोट बैंक को साधने में लगे हुए वो है ब्राह्मण, स्वर्ण और मुस्लिम समुदाय। इसकी चर्चा हमने आरजेडी का जो बता रहे थे तेजस्वी यादव का उस समय भी की थी कि जो तेजस्वी यादव का जो आरजेडी पार्टी है जिसका एक वोट बैंक मुस्लिम समुदाय माना जा रहा था, उस मुस्लिम समुदाय वाले वोट बैंक पर प्रशांत किशोर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पिछले दिन ही उन्होंने अपनी एक सभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम समुदाय आरजेडी से अपना हक मांगे। पिछले 30 साल से लगातार मुस्लिम समुदाय आरजेडी को वोट मांग देते आए हैं, लेकिन आरजेडी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अब समय आ गया है कि मुस्लिम समुदाय आरजेडी से अपना अधिकार मांगे। इसी सभा से उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में 40 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देंगे। तो यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट बैंक जो आरजेडी का एक परंपरागत वोट बैंक माना जाता है उसे अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्वर्ण जो वोट बैंक है उन पर भी अपनी पकड़ बना रहे हैं और ये दोनों वोट बैंक बिहार में 32% है, जिसमें से स्वर्ण समुदाय बिहार में 15% है और मुस्लिम 17% है। प्रशांत किशोर के चुनावी वादे की बात करें तो शराबबंदी को खत्म करना। पिछले दिनों उन्होंने घोषणा की थी कि अगर जन स्वराज की बिहार में सरकार बनती है तो 1 घंटा के अंदर ही हम बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का बिहार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को जो रेवेन्यू मिल रहा है उस रेवेन्यू का भी 20,000 करोड़ हर साल नुकसान हो रहा है। इसके अलावा बिहार में इलीगल शराब बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, होम डिलीवरी सर्विस शुरू हो गया है और अफसर से लेकर के नेता इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं और गरीब इसका शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें शराब पीना है तो दोगुनी तिगुनी रेट में वो खरीद रहे हो। इनके अलावा उन्होंने अपने चुनावी वादे में रोजगार का अवसर पैदा करेंगे, यानी कि बिहार में जो एक रोजगार सबसे बड़ी समस्या है पलायन की समस्या, यहाँ से लोग दूसरे शहर जाते हैं रोजगार के लिए, काम करने के लिए, जॉब के लिए, और जिस तरह से उन्हें वहाँ मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, या फिर आने जाने के समय जिस तरह से रेलवे में एक बड़ी भीड़ देखने को मिलती है बिहार के लोगों की, तो इसको लेकर वो लगातार उठा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार के युवाओं को बिहार के बाहर काम के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अगला जो उनका वादा है कि महिलाओं को टिकट देंगे। प्रशांत किशोर बिहार में महिला वोट बैंक को भी साधने में लगे हुए। उन्होंने एक चुनावी संबोधन में कहा था कि बिहार में हम 40 महिला उम्मीदवार को उतारेंगे और अगली बार मौका मिला तो हम बिहार में 70-75 महिला उम्मीदवार को टिकट देंगे। यानी इसके जरिए वो बिहार में महिला वोट बैंक को भी साधने में लगे हुए हैं और मुसलमानों को टिकट देने का ऐलान तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये रहा अब तक का चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के चुनावी एजेंडे। अगला नाम जो है चिराग पासवान, जो इस समय बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इनकी चर्चा भी है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी आज से 2 साल पहले 2 भागों में टूट गई थी। उनके जो चाचा है पशुपति पारस ने पार्टी में बगावत कर दी और उनके जो सांसद है 5 सांसद को लेकर पार्टी को तोड़ दिए थे। पार्टी 2 भाग में बट गए। एक पार्टी बना एलजेपी रामविलास पासवान और पहले की जो एलजेपी थी वो उनके चाचा के पास चले गए थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए में ये शर्त रख दिए थे कि एनडीए में या तो हम रहेंगे या हमारे चाचा की पार्टी, लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान को अपने साथ रखना उचित समझा और उन्हें गठबंधन में 5 सीटें दी और 5 के 5 सीट चिराग पासवान ने जीत कर ली। इसके बाद से चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि चिराग पासवान इस समय केंद्र सरकार में मंत्री है और मंत्री होते हुए भी उन्होंने कई जो केंद्र सरकार की योजना है उसकी आलोचना की है या उसमें विपक्ष के साथ दिखे हैं, चाहे वो लैटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड वीटो या फिर जातिगत जनगणना या सुप्रीम कोर्ट का SC ST को लेकर जजमेंट। इन सब पर चिराग पासवान का जो स्टैंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार से अलग देखने को मिला, जिसके बाद ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा जोरों पर है कि हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाए, या तो अकेले चुनाव में उतरे या फिर महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ चुनाव में उतरे। चलिए हम चिराग पासवान की बात कर ले तो चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को खगड़िया में हुआ था। उनकी जो शिक्षा है वो बीटेक है और वो राजनीति में आने से पहले फिल्म इंडस्ट्री में थे और इन्हें भी जो राजनीति है वो पिता की तरफ से विरासत में मिली है। बिहार में दलित वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है चिराग पासवान की पार्टी का और दलित के बड़े चेहरे माने जाते हैं चिराग पासवान। बिहार में इन जातियों की संख्या की बात करें तो दुसाध की जो जनसंख्या बिहार में 5% है और अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19% है, यानी कि बिहार के 24% वोट बैंक पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। अगला नंबर मुकेश सहनी, जो सन ऑफ मल्लाह के नाम से बिहार में फेमस है। इनका जन्म 31 मार्च 1981 को सुपौल में हुआ था। इनकी शिक्षा ये भी 8वीं तक पढ़े लिखे हैं, तेजस्वी यादव जितने पढ़े लिखे हैं। मल्लाह और अति पिछड़ा जाति पर इनकी पकड़ मानी जाती है। उनकी संख्या बिहार में 38% है, मल्लाह 2% और अति पिछड़ी जाति 36% है। लेकिन बिहार में अब तक सन ऑफ मल्लाह यानी कि जो मुकेश सहनी है उनको कोई खास सफलता नहीं मिली है। मुकेश सहनी कभी एनडीए के साथ दिखते हैं तो कभी इंडिया ब्लॉक के साथ, कभी महागठबंधन के साथ तो कभी एनडीए के साथ। एग्जाम्पल के तौर
तौर पर आप देख सकते हैं कि 2014 और 2015 में मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ, और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाते हुए फिर वो महागठबंधन से अलग हो गए। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को 3 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बाद में उनके ये तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अगला और अंतिम जो नंबर है वो संतोष कुमार सुमन, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं और इनको भी राजनीति विरासत में मिली है। इनका जन्म 10 फरवरी 1975 को गया में हुआ था। ये शिक्षा में एमए पीएचडी किए हुए हैं। हमने बताया शुरुआत में कि गया में प्रोफेसर भी है। मुसहर और अनुसूचित जाति पर पकड़ है। बिहार में इसकी जो जनसंख्या है वो 22% है। मल्लाह 3% और अति पिछड़ा 19% यानी 22%। संतोष कुमार सुमन इस समय बिहार सरकार में मंत्री है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 सीट पर जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 सीटें उन्हें खाते में मिली थी, गया में उन्हें जीत मिली, जिसके बाद जीतन राम मांझी को केंद्र में मंत्री बनाया गया। संतोष कुमार सुमन इससे पहले जो बिहार में जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस मिलाकर जो महागठबंधन की सरकार चल रही थी उसमें भी मंत्री थे, लेकिन कुछ दिनों बाद संतोष कुमार सुमन ने अब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ये आरोप लगाते हुए कि जेडीयू जो नीतीश कुमार है उन पर पार्टी को विलय करने का प्रेशर बना रहे थे। फिर वो एनडीए के साथ चले गए। जब नीतीश कुमार फिर महागठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में गए तो भी वो एनडीए के साथ रहे, और इस समय जब एनडीए नीतीश कुमार की बिहार में सरकार चल रही है तो वो इस सरकार का हिस्सा है और वो इस समय बिहार में मंत्री भी है। तो ये रहे बिहार के 5 युवा नेता जो कभी क्रिकेट खेला करते थे, फिल्म इंडस्ट्री में हुआ करते थे, आज वो बिहार की राजनीति में एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और आने वाले समय में बिहार की राजनीति का नेतृत्व करने वाले हैं। इन 5 नेताओं में से आप सबसे ज़्यादा किनको लाइक करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर